में सिद्धि फल से आनंद देंगे। कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। इससे पहले के सत्र में हमने सामूहिक खेल और सामूहिक चर्चा के बीच में अंतर और उनकी समानताओं के बारे में जाना था। हमने यह भी सीखा था कि सामूहिक चर्चा में कैसे भाग लेना चाहिए और चर्चा को असरदार बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इस सत्र में हम सीखेंगे कि चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का मार्गदर्शन कैसे किया जा सकता है। क्या आपने कभी किसी खेल कूद के प्रशिक्षक को ध्यान से देखा है? वह खिलाड़ियों को किस तरह प्रशिक्षण देता है? प्रशिक्षक भी खिलाड़ियों के साथ साथ खेलता रहता है। इसी तरह हम भी सामूहिक चर्चा में भाग लेते हुए चर्चा को एक दिशा दे सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप सबने इंद्रधनुष तो जरूर देखा होगा। कृपया 5-5 लोगों के समूह बनाकर बैठ जाएं। समूहों में आपको इंद्रधनुष के अलग अलग पहलुओं के बारे में चर्चा करनी है। वैज्ञानिक, साहित्यिक, भावनात्मक और सौंदर्य से संबंधित। आप इन सब बातों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है? इसके रंग कितने मनमोहक होते हैं? इंद्रधनुष पर लिखी गई कोई कविता, इंद्रधनुष को देखकर मन में आने वाले विचार इत्यादि। सर आइजैक न्यूटन ने यह साबित किया था कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। जब सूर्य की रोशनी वायुमंडल में पाई जाने वाली पानी की बूंदों से होकर गुजरती है तो उसके रंग बिखरकर इंद्रधनुष के रूप में नजर आते हैं। जब हम आंखों से सफेद रोशनी को देखते हैं तो उसमें कोई भी रंग नजर नहीं आता, पर जब रोशनी पानी को बूंदों या प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसके रंग बिखरकर 7 रंग के पट्टों की तरह दिखते हैं। उसी तरह हम सब में बहुत से गुण होते हैं। हमारे सारे गुण हमेशा दिखाई नहीं देते, पर जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो हमारे गुण उभर कर आते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सामूहिक चर्चा में भाग लेते हैं तो हमारे ये सब गुण नजर आते हैं। प्रोत्साहन देने का कौशल, समझौते करवाने का कौशल, नेतृत्व करने का कौशल, स्पष्टीकरण और सारांश करने का कौशल, पहल करने के कौशल, मूल्यांकन करने के कौशल, सारी बातें दर्ज करने या ठीक से लिखने के कौशल। जिस तरह पानी की बूंद से रोशनी में छिपे हुए रंग सामने आ जाते हैं, वैसे ही सामूहिक चर्चा में भाग लेने से हमारे कौशल सबके सामने नजर आने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन सब कौशलों का उपयोग करने से सामूहिक चर्चा और असरदार बन सकती है। क्या हम देखें कि सामूहिक चर्चा में भाग लेते हुए हम चर्चा को सही दिशा कैसे दे सकते हैं? आइए हम सुधा और उसके 4 दोस्तों की चर्चा सुनते हैं। सुधा और उसके दोस्त अपने मोहल्ले में बाल दिवस मनाना चाहते हैं। वे चर्चा कर रहे हैं कि इसके लिए कौन कौन से काम करने हैं। क्या हम देखें कि वे क्या बातें कर रहे हैं? सीमा, क्या हम लतिका,
या फिर कुछ खेल? मधु। गायन प्रतियोगिता कैसी रहेगी? अरुणा। बच्चों के लिए एक पुस्तकालय शुरू करने के बारे में क्या ख्याल है? हम उसके लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। सुधा। वाह, ये सुझाव बहुत अच्छा है। हमें यही करना चाहिए। क्या आप 5 लोग इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? सीमा। क्या हम नृत्य प्रतियोगिता रखें? लतिका। या फिर कुछ खेल? मधु। गायन प्रतियोगिता कैसे रहेगी? अरुणा। बच्चों के लिए एक पुस्तकालय शुरू करने के बारे में क्या ख्याल है? हम इसके लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। सुधा। वाह, यह सुझाव बहुत अच्छा है। हमें यही करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास किया आप सबने। वाह, यह सुझाव बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर सुधा ने अरुणा का और उसके सुझाव का प्रोत्साहन किया। उसी तरह उसने दूसरों को भी प्रोत्साहित किया। इस तरह किसी की सराहना करके और उनके विचारों का समर्थन करके उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रोत्साहन करने वाले लोग सक्रिय होते हैं और वे लोगों का समर्थन करते हैं। नए विचार सामने लाकर और लोगों का हौसला बढ़ाकर वे चर्चा को रुचिकर बनाए रखते हैं। वे विचारों को समझने में और समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं। तनाव और बहस को दूर करने के लिए वे सही तरीके से मजाक भी करना जानते हैं। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। अब एक कार्यकलाप करेंगे। आपको कैसा लगा जब चर्चा के दौरान किसी ने आपकी बात ध्यान से सुनी और आपकी सराहना भी की? क्या आप इस बारे में सबको बताना चाहेंगे? उदाहरण के लिए, जब आपके दोस्त या माता-पिता किसी समस्या का हल ढूंढ रहे थे, तब क्या आपके सुझाव से उन्हें कोई निर्णय लेने में मदद मिली? जब उन्होंने आपकी सराहना की, तब आपको कैसा लगा? धन्यवाद। आइए देखते हैं कि सुधा और उसके दोस्तों की चर्चा में क्या हो रहा है। अरुणा। हमें बाल पुस्तकालय के लिए चंदा इकट्ठा करना चाहिए। सुधा। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। सीमा। पर मुझे तो इसमें कुछ भी उपयोगी नजर नहीं आता। मधु। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सीमा। जब पास में ही एक सार्वजनिक पुस्तकालय है, तो हमें और एक पुस्तकालय की क्या जरूरत है? अरुणा। क्या ऐसा कोई नियम है कि सार्वजनिक पुस्तकालय के पास बाल पुस्तकालय नहीं होना चाहिए? सीमा। ऐसा कोई भी नियम नहीं है, पर जब हम सार्वजनिक पुस्तकालय को अच्छी तरह काम में ले सकते हैं, तो दूसरा पुस्तकालय खोलने की क्या जरूरत है? मधु। हमें लतिका की भी बात सुननी चाहिए। उसे अब तक कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला है। क्या आप में से कोई 5 लोग इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? सीमा बाल पुस्तकालय खोलने के विचार की आलोचना करती है। लतिका। अरुणा जोर से और दृढ़ता से कहती है कि बाल पुस्तकालय होना ही चाहिए। सुधा बाल पुस्तकालय खोलने का समर्थन करती है। मधु लतिका को बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
धन्यवाद। हमने देखा कि जरूरत पड़ने पर मधु हमेशा बीच में आकर स्थिति को संभाल लेती। सीमा ने जब आलोचना की तब मधु ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और उसने लतिका को भी बात करने का मौका दिया। मधु बात को बिगाड़ने नहीं देती। इस तरह वह एक समझौता करने वाले की भूमिका निभा रही थी। समझौता करने वाले लोग सामाजिक स्वभाव के होते हैं। वे ऐसे लोगों को सबके सामने लाते हैं जो अपने शर्मीलेपन की वजह से ज्यादा बात नहीं कर पाते। वे लोगों को अपनी बात कहने का अवसर देते हैं। समझौता करवाने वाले लोग दूसरे के साथ मिलकर अच्छी तरह काम कर पाते हैं और समूह को एकजुट रख के मदद करते हैं। वे सहनशील होते हैं और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखते हैं। वे सब्र से काम लेते हैं और व्यवहार कुशल होते हैं। उन्हें दूसरों की भावनाओं और जरूरतों की समझ होती है। वे किसी भी झगड़े को आसानी से सुलझा पाते हैं। वे अड़ियल लोगों से भी काम निकलवा लेते हैं क्योंकि वे गुस्से से नहीं बल्कि दृढ़ता से बात करते हैं। अगर मधु बीच में नहीं आती तो अरुणा और सीमा की बातचीत झगड़े में बदल सकती थी। इसीलिए सामूहिक चर्चा के दौरान बहस और झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की बात को समझकर एक मत होने की कोशिश करनी चाहिए। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। अब आपके लिए एक और कार्यकलाप है। आप एक वर्ग पहेली पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका छोटा भाई आपको चुपचाप देख रहा है। पहेली में एक ही शब्द भरना बाकी है पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जल्दी से पहेली खत्म करना चाहते हैं। आप अपने भाई से पूछते हैं, तुम कब से मुझे देख रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह शब्द कौन सा हो सकता है? वह कुछ सुझाव देता है और उससे आपकी पहेली पूरी हो जाती है। क्या आपने कभी किसी शर्मीले या शांत व्यक्ति को किसी चीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है? भाग लेने पर क्या उन व्यक्तियों ने कोई सराहनीय काम कर दिखाया है? क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अब हम अगले कार्यकलाप के बारे में बात करते हैं। एक कार का पहिया मिट्टी में फंस गया है। कपिल ने देखा कि ड्राइवर को कार आगे ले जाने में मुश्किल हो रही थी। उसने पास खड़े लोगों को ड्राइवर की मदद करने के लिए बुलाया। सब मिलकर कार को पीछे से धक्का मारने लगे। कपिल वहीं खड़ा होकर इस तरह निर्देश देने लगा, हाँ, अब जोर से धक्का लगाओ। अरे जोर से, जरा रोको। वह ड्राइवर से भी कह रहा था, गियर बदलो, हाँ, अब गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, इत्यादि। क्या आप चारों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। हमने देखा कि एक मुश्किल स्थिति में कपिल ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और अच्छी तरह नेतृत्व किया। क्या हम देखें कि नेतृत्व करने का कौशल सामूहिक चर्चा में किस तरह काम आता है? आइए देखते हैं कि जब मधु ने लतिका को बात करने का मौका दिया तब क्या हुआ।
लतिका। केवल 4 दिन रह गए हैं पुस्तकालय शुरू करने के लिए। अरुणा। सीमा। हमें बाल पुस्तक जहाँ चाह वहाँ राह। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मधु। क्या हम थोड़ा सब्र से काम ले सकते हैं? हम लतिका को बोलने का मौका देंगे, तभी तो उसकी बात सुन पाएंगे। लतिका, हमें बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। लतिका। बाल पुस्तकालय की आवश्यकता है, पर केवल 3 दिनों में हम पुस्तकालय नहीं खोल सकते। हमें जगह चाहिए, किताबें चाहिए। सारे किताबों को विषय के अनुसार जमाना भी तो होगा। इतना काम हम 3 दिनों में नहीं कर पाएंगे। क्या 5 लोग यहां आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? लतिका बता रही है कि 3 दिनों में पुस्तकालय शुरू करना मुश्किल है। सीमा लतिका की बात काट रही है। अरुणा लतिका की बात काट रही है। सुधा। मधु अरुणा और सीमा को चुप करवाती है, लतिका को बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब अरुणा और सीमा ने लतिका की बात काट दी, तब मधु ने नेता की भूमिका निभाई। उसने सकारात्मक रूप से सामूहिक चर्चा को नियंत्रित किया। उसने न केवल चर्चा को बल्कि चर्चा में भाग लेने वाले लोगों को भी नियंत्रण में रखा। उसने पहल की और बाधाएं आने पर पूरी दृढ़ता के साथ सारी स्थिति को संभाला। मधु ने यह ध्यान रखा कि किसी भी तरह की बहस और उलझन न हो। मधु के जैसे नेता लोगों के गुणों को पहचानकर उन्हें सही तरीके से सामने ला सकते हैं। वे गुस्से या बल का प्रयोग किए बिना अपना काम कर लेते हैं। जब स्थिति ठीक न हो तो वे थोड़ा व्याकुल हो सकते हैं, पर वे सब कुछ सही परिणाम तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए उचित तरीके से सामूहिक चर्चा का नेतृत्व करना जरूरी होता है, ताकि चर्चा का लक्ष्य पूरा हो सके। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। क्या अब हम सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया आपने, धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था, सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। आइए हम फिर से उस चर्चा पर ध्यान देते हैं। जब लतिका की बात खत्म हुई, तब मधु ने कहा, इसका सार यह है कि हमें पुस्तकालय तो चाहिए, पर इतने कम समय में यह संभव नहीं है।
ठीक कहा मैंने? लतिका ने सहमति दिखाते हुए अपना सिर हिलाया। मधु ने संक्षिप्त में और स्पष्ट रूप से लतिका की बातों का सार बताया। उसने सामूहिक चर्चा के उद्देश्य को भी स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा। उसने यह समझाया कि चर्चा करने का मकसद क्या है। उसने यह बात विस्तार से बताई कि आगे क्या करने की जरूरत है, और उसके लिए उसने सारे साथियों की राय ली। चर्चा में बताए गए सारे विचारों को उसने ठीक से सार बताया। अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह सारांश प्रस्तुत न करे तो चर्चा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए सामूहिक चर्चा में उभरने वाले विचारों का स्पष्टीकरण और सारांश करना जरूरी होता है। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। विचारों का स्पष्टीकरण और सारांश करना चाहिए। चलिए फिर से चर्चा की ओर ध्यान देते हैं। जब लतिका ने अपनी बात खत्म की तब अरुणा ने कहा, मैं लतिका की बात से सहमत हूं। हम बाल दिवस के बाद पुस्तकालय शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। बाल दिवस मनाने के लिए 3 दिनों में क्या किया जा सकता है? सब लोग सोचने लगे। बहुत से विचार सामने आए। क्या आप में से 5 लोग स्वेच्छा से यहां आकर यह चर्चा कर सकते हैं कि बाल दिवस मनाने के लिए क्या किया जा सकता है? इतने अच्छे सुझाव देने के लिए धन्यवाद। कई लोग सुझावों के बारे में सोच रहे थे। सुधा ने कहा, कैसे रहेगा अगर हम पुराने कपड़े और खिलौने जमा करके किसी अनाथालय को दे जाएं? मैं 10 घरों से चीजें इकट्ठा करके ले जाऊंगी। सुधा की बात सुनने के बाद दूसरे लोग भी अपना सुझाव बताने लगे। जब दूसरे लोग सुझावों के बारे में सोच रहे थे तब सुधा ने एक नया विचार बताया। उस विचार से नई सोच पैदा हुई। हम कह सकते हैं कि सुधा ने पहल की और विचारों के द्वार खोल दिए। सुधा जैसे लोगों के पास नए नए विचार होते हैं और वे बहुत रचनात्मक होते हैं। वे अलग तरह से सोचते हैं। वे अक्सर बड़े मुद्दे और बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं और छोटी छोटी बातों में रुचि नहीं रखते। अगर किसी बात की शुरुआत उन्हें रुचिकर और अहम न लगे तो वे ऊब जाते हैं। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। विचारों का स्पष्टीकरण और सारांश करना चाहिए। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। परीक्षा के अलावा छात्रों का मूल्यांकन और किस तरह से किया जा सकता है जिसके आधार पर उन्हें अगली कक्षा में भेजा जा सके? क्या 5 छात्र यहां आकर इस बारे में सामूहिक चर्चा कर सकते हैं? धन्यवाद। क्या आपकी सामूहिक चर्चा से नए विचार सामने आए? आपको बहुत बधाई हो। आइए हम फिर से सुधा और उसके दोस्तों की चर्चा पर ध्यान देते हैं। सुधा की बात सुनने के बाद लतिका ने उसके सुझाव का समर्थन किया और कहा, यह करना मुश्किल नहीं है। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास और कोई सुझाव है? ऐसा कहकर लतिका विचारों का मूल्यांकन कर रही है।
वह देख रही है कि सुधा के सुझाव पर अमल कर सकते हैं या नहीं, और इस सुझाव के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। लतिका जैसे लोग सोच समझकर काम करते हैं और हर बात के तर्क पर ध्यान देते हैं। ऐसे लोग भावुक नहीं होते, वे अलग अलग विचारों को ठीक से समझकर निष्पक्ष होकर निर्णय लेते हैं। अगर कोई काम एक तरीके से न हो पाए तो वे अलग तरीके सुझा सकते हैं। उन्हें निर्णय लेने में समय लगता है क्योंकि वे बहुत सोच विचार के बाद निर्णय लेते हैं। इसीलिए किसी सुझाव या विचार का समर्थन करने से पहले उसका मूल्यांकन कर लेना चाहिए। अनुपयोगी विचारों की वजह से बाद में समस्या खड़ी हो सकती है, इसीलिए पहले ही मूल्यांकन कर लेना ठीक होता है। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। विचारों का स्पष्टीकरण और सारांश करना चाहिए। विचारों, सुझावों, प्रस्तावों का निष्पक्षता से मूल्यांकन करना चाहिए। अब हम अगला कार्यकलाप करेंगे। क्या आप में से 3 लोग यहां आकर किसी फिल्म के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करके बता सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। आप सब ने फिल्म की नकारात्मक और सकारात्मक चीजें बताते हुए अलग अलग राय दी। हम इसे मूल्यांकन कहते हैं। लतिका ने भी इस तरह सुधा के सुझाव का मूल्यांकन किया था। आइए फिर से सुधा और उसके दोस्तों की बातें सुनते हैं। लतिका ने जो मूल्यांकन किया उसके बाद मधु ने कहा, क्या किसी के पास और कोई सुझाव है? अगर नहीं तो मैं अब तक कही गई बातों को पढ़कर सुना देती हूं। ऐसा कहकर मधु ने पढ़ना शुरू कर दिया। हमने देखा कि मधु ने सारी बातें अच्छी तरीके से दर्ज कर ली थी। बातें ठीक से लिख लेने से समूह को व्यवस्थित रखने और चर्चा को सही दिशा देने में मदद मिलती है। सामूहिक चर्चा के दौरान मधु जैसे व्यक्ति सारी गतिविधियां, सुझावों और विचारों को लिख लेते हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि सभी लोग अपनी भूमिका और जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा रहे हैं या नहीं। वे यह ध्यान रखते हैं कि सभी लोग सुझावों और विचारों का समर्थन करें। वे समय का ध्यान रखते हैं और सबको यह याद दिलाते हैं कि किस कार्य के लिए कितना समय निश्चित किया गया है। सारी बातें दर्ज करके वे यह याद रखने में मदद करते हैं कि कितने काम पूरे हो चुके हैं और किन मुद्दों पर बात करना बाकी है। इसीलिए सामूहिक चर्चा के दौरान हुई सारी बातें को दर्ज करना जरूरी होता है। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। विचारों का स्पष्टीकरण और सारांश करना चाहिए। विचारों, सुझावों, प्रस्तावों का निष्पक्षता से मूल्यांकन करना चाहिए। चर्चा के दौरान हुई सारी बातों और सुझावों को दर्ज करना चाहिए। अब तक हमने देखा कि सामूहिक चर्चा को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि चर्चा के दौरान कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए। कमल, इमरान, महेश और वीर
स्कूल के नेतृत्व समय के सदस्य हैं। वे एक नृत्य के कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने टीवी पर देखा था। कमल को नृत्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर वह ऐसे जताता है कि उसे बहुत कुछ पता है। क्या आप में से 4 लोग इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। एक विशेषज्ञ की तरह बात करना और सब कुछ पता हो ऐसा जताना ठीक नहीं होता। ऐसे व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। किसी भी व्यक्ति को दुनिया के बारे में सब कुछ पता नहीं हो सकता। हमें उसी बारे में बात करनी चाहिए जिसकी हमें जानकारी हो। अगर किसी चीज के बारे में हमें जानकारी न हो तो हमें केवल अच्छी तरह सुनना चाहिए। खुद को दूसरों के सामने श्रेष्ठ दिखाना उचित नहीं है। इससे लोग हमारे बारे में गलत राय बना सकते हैं। अगर हमें किसी चीज के बारे में पता न हो, उस चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सामूहिक चर्चा के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा जताना कि आपको सब कुछ मालूम है। कमल की बातें सुनकर इमरान उसका मजाक उड़ाने लगा। जब महेश ने कुछ बताने की कोशिश की तो इमरान ने बीच में टोकते हुए कहा, ऐसा नहीं है, यह तो इस तरह होता है। अब जब वीर ने उसकी बात को काटने का प्रयास किया तो उसने फिर से कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे यह नहीं पता? दूसरे शब्दों में कहे तो इमरान दूसरों को मौका दिए बिना चर्चा पर हावी होना चाहता है। कुछ लोगों को यह डर होता है कि ऐसा न करने पर उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। यह अनुचित व्यवहार है। जब कोई हावी हो जाता है तो बाकी लोग चर्चा में भाग नहीं ले पाते। यह बहुत ही हानिकारक होता है और इससे चर्चा का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता। सामूहिक चर्चा के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा जताना कि आपको सब कुछ मालूम है। चर्चा पर हावी हो जाना, बार बार किसी को टोकना। क्या आप में से किसी ने चर्चा के बीच बार बार किसी को टोका है या फिर चर्चा पर हावी हुए हैं? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी दोस्त को बताना चाहेंगे? धन्यवाद। कमल यह जताने की कोशिश कर रहा था कि उसे सब कुछ पता है। इमरान चर्चा पर हावी हो रहा था। वीर इधर उधर की बातें कर रहा था, जैसे कि क्या तुमने वह विज्ञापन देखा है जो कार्यक्रम के बीच में आया था? फिर उसने खुद की बड़ाई करते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं होता है कि वे लोग इसे नृत्य कहते हैं। तुम्हें देखना चाहिए था कि 7 साल की उम्र में भी मैं कितनी अच्छी तरीके से नाचता था। इस तरह के व्यवहार से कुछ लोग दूसरों के सामने खुद का मजाक बनवा लेते हैं। इसीलिए इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और शेखी नहीं बघारनी चाहिए। सामूहिक चर्चा के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा जताना कि आपको सब कुछ मालूम है। चर्चा पर हावी हो जाना, बार बार किसी को टोकना, इधर उधर की बातें करना और शेखी बघारना। क्या हम सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को
प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। विचारों का स्पष्टीकरण और सारांश करना चाहिए। विचारों, सुझावों, प्रस्तावों का निष्पक्षता से मूल्यांकन करना चाहिए। चर्चा के दौरान हुई सारी बातों और सुझावों को दर्ज करना चाहिए। सामूहिक चर्चा के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा जताना कि आपको सब कुछ मालूम है। चर्चा पर हावी हो जाना, बार बार किसी को टोकना, इधर उधर की बातें करना और शेखी बघारना। बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया आपने। धन्यवाद।